हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि लिक्विड सॉल्यूशन का पहला लेक्चर आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अब हम दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको पहले लेक्चर में कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप उस चीज़ को कमेंट में डाल दो और हम उस चीज़ को आपको कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम कंसंट्रेशन टर्म को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। देखिए मेरे बच्चों, मेरा ये उद्देश्य है कि अगर आप जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी सवाल को देखते ही कर लो, ये मेरा उद्देश्य है। अब किसी सवाल को आप देखते कैसे कर पाओगे? जब आप फार्मूलों को यहाँ पर याद रखोगे, यानी फार्मूले में वैल्यू पुट करो और सीधा आंसर आप निकाल दो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इतना फार्मूला याद करना भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे के सारे फार्मूले याद हो जाएं। और याद कैसे होंगे? जब फार्मूले छोटे छोटे होंगे। अब फार्मूलों को छोटा छोटा लिखने के लिए फार्मूलों को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है? फार्मूलों को हमें किस में लिखना पड़ेगा? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और अगर हम छोटे छोटे फार्मूले लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूलों का इंटर रिलेशन भी हम आपको सिखा देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब इन फार्मूलों को सीख लोगे तो फार्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तो आपको फार्मूलों को याद नहीं करना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे फार्मूले एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे। और यदि आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इन फार्मूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल डेफिनेशन को सीखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए और आप किसी भी सवाल को आसानी से अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर कर सकते हो। तो हम दोनों तरीके के विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं, कि चाहे वो जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हो या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है, कुछ लर्न भी करना है, कुछ बोलो मेमोराइज भी करना है और सवालों को क्विक करना है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप किसी भी सवाल को यहाँ पर टाइम और एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स आपको बताने जा रहे हैं। और इन सिंबल्स के बारे में बता दूं, ये जो सिंबल्स हम आपको लिखाने जा रहे हैं ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल्स नहीं है कि आपको हर किताब और गाइड में मिल जाएंगे। ये सिंबल सिर्फ हमारे आपके होंगे ताकि हमें फार्मूलों को छोटा छोटा लिखने में मदद मिल सके। और आपस में फार्मूलों को जब मैं इंटर रिलेट करूं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ सिंबल्स आपको मिल भी जाएं और कुछ ना मिले। इतना दिमाग में रखना, ये सिंबल्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके सिंबल्स हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम ए को क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। बी को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। डब्ल्यू को क्या कहेंगे? मास इन ग्राम कहेंगे। एम को क्या कहेंगे? मोलर मास। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। यक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। यक्स 100 क्या है? मोल परसेंट। अच्छा समझ लेना, यहाँ पर x 100 लिखने का मतलब x इंटू 100 नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ हमने सिर्फ एक बोलो सफिक्स लगाया है, तो अभी आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि हमने सफिक्स क्यों लगाया। x 100 का मतलब मोल परसेंट है, ये x इंटू 100 नहीं है, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे अल्फा को हम लोग क्या कहेंगे? मास फ्रैक्शन। बीटा को क्या कहेंगे? वॉल्यूम फ्रैक्शन। बी को क्या कहेंगे? वॉल्यूम इन CCR/ml। डी को क्या कहेंगे? डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी और ग्राम पर ml और स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये स्मॉल x डैश है। ये क्या है? स्मॉल x डैश। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन W/B और ये स्मॉल x है। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन W/W। अब आप कहोगे कि सर आपने V/B का कोई सिंबल नहीं बताया, परसेंटेज सॉल्यूशन V/B का। देखिए हम उसकी ज़रूरत नहीं समझते हैं। ज़्यादातर सवालों में आपसे यहाँ पे जो फार्मूले आएंगे उसमें परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाई वेट ही पूछेगा,
या वेट बाई वॉल्यूम भी पूछेगा। तो बहुत ध्यान से अच्छे से समझ करके करिए। एक्स डैश क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम, और एक्स क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो जब आगे कोई फार्मूला आएगा तो हम सिर्फ एक्स डैश लिखेंगे, किसके लिए, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाई वॉल्यूम के लिए। एक्स किसके लिए लिखेंगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाई वेट के लिए। तो आपको यहाँ पर बार बार हम इसको दोबारा नहीं बताएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी चीज हमें और समझना है कि अगर मैंने यहाँ पर देखो क्या लिख दिया, बोलो डब्ल्यू ए, और अगर हमने डब्ल्यू ए लिख दिया तो डब्ल्यू ए का मतलब क्या समझना होगा, बोलो मास इन ग्राम। अगर हमने लिख दिया यहाँ पर डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी का मतलब क्या होगा, बोलो मास इन क्या, बोलो ग्राम। इज इट क्लियर। ऐसे ही अगर मैं मान लो लिख देता हूँ एन ए, तो एन ए का मतलब क्या समझना है, बोलो मोल ऑफ, बोलो सॉल्यूट। ये यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया एन बी, तो एन बी का मतलब क्या होगा, मोल ऑफ क्या, बोलो सॉल्वेंट। ऐसे ही अल्फा क्या है, मास फ्रैक्शन है। तो मास फ्रैक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मास फ्रैक्शन है तो क्या हो गया, बोलो अल्फा ए, और अल्फा ए का मतलब क्या हुआ, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं आपसे ऐसे लिख दूं एक्स 100 ए, तो एक्स 100 ए का मतलब क्या हो गया, बोलो मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं लिख दूं एक्स बी, तो एक्स बी का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, बोलो सॉल्वेंट। इज इट क्लियर। अगर मैं कहीं लिख दूं बी ए, तो बी ए का मतलब क्या समझोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं आपसे लिख देता हूं बी बी, तो बी बी का मतलब क्या समझोगे, बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन CCRML। यहाँ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, खासकर जेई और नीट के विद्यार्थियों के लिए, कि हमें यहाँ यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने जितने भी सिंबल्स यूज किए हैं, और अगर उसमें कहीं किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ी है, तो आप देख रहे हो कि हमने यूनिट को किस सिस्टम में लिया है, बोलो CGS सिस्टम में। जैसे कि अगर हमारा मास है तो मास को हमने किस में लिया है, ग्राम में। हमारा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हमने किस में लिया है, CC/ml में। हमारा डेंसिटी है तो हमने किस में लिया है, ग्राम पर CC या ग्राम पर ml में। अब आप कहोगे कि सर आप इसको SI में भी तो ले सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ करके इसको SI में नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं जेई और नीट के क्वेश्चंस में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है वो CGS सिस्टम में दी जाती है। तो हम फार्मूलों को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि आप उसमें सारी की सारी वैल्यू CGS सिस्टम की रखो और डायरेक्ट आपको आंसर आ जाए। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हमारे सिंबॉलिक फॉर्म के फार्मूलों को यूज कर रहे हैं तो आपको कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, CGS। भाई एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर क्वेश्चन में बोलो, अगर आप हमारे फार्मूले यूज कर रहे हो जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम बताएंगे, बोलो उसमें अगर सॉल्यूट का मास ग्राम में दिया है तो आप सीधा सीधा रख दोगे, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ग्राम के अलावा कोई दूसरी यूनिट है, बोलो यहाँ पर मिलीग्राम है, सेंटीग्राम है, किलोग्राम है, तो आप सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करोगे मेरे बच्चों, ग्राम में कन्वर्ट करोगे। ऐसे ही अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है तो आप वॉल्यूम को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, ml या cc में। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सारी की सारी वैल्यू CGS में ही मिल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी दूसरे यूनिट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिए है तो आप हमारे सिंबॉलिक फॉर्म के फार्मूलों को यूज करने के लिए यहाँ पर उन्हें CGS में कन्वर्ट करोगे। तो आइए हम फटाफट कुछ और कंसंट्रेशन टर्म को सीख लेते हैं। तो हमने पिछले टर्म पर आप सभी लोगों को 3 कंसंट्रेशन टर्म्स बताए थे। यहाँ पर हमारा पहला कंसंट्रेशन का टर्म कौन सा था, बताओ भाई, परसेंटेज स्ट्रेंथ। और दूसरा क्या था, ppm। और तीसरा क्या था, बोलो ppb। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर चौथे कंसंट्रेशन टर्म और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म की बात करने जा रहे हैं, और ये चौथा कंसंट्रेशन का टर्म है हमारा बच्चों मोल फ्रैक्शन। किसकी बात हम करने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हम लोग देख लो, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या है,
ये थोड़ा सा हम लोग समझ। अब यहाँ पे समझ लो, वैसे मैं बाइनरी सोल्यूशन की बात करूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर कितने भी कंपोनेंट का सोल्यूशन हो और आपको किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे कि जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर दो ही है, बोलो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, यानी बाइनरी सोल्यूशन है, और आपको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल को सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। टोटल का मतलब यहाँ पर जितने कंपोनेंट्स हैं सबके सबके मोल्स को आपको क्या करना है, बोलो डिवाइड करना। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। तो अगर मैं सॉल्यूट के लिए बात करता हूं, यानी फॉर सॉल्यूट, यहाँ पर फॉर क्या बोलो, सॉल्यूट, यहाँ पर फॉर सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के लिए क्या होगा, फॉर सॉल्यूट हम लोग देखें, यहाँ पर आप जानते हो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे डिनोट करेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से फॉर सॉल्वेंट हम लोग देखेंगे, तो फॉर सॉल्वेंट क्या होगा, फॉर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फॉर सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बाई बोलो एन ए प्लस क्या बोलो एन बी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो सभी जानते हो। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजों को भी हमें समझ करके चलना। यहाँ पर क्या करता हूँ कि अगर मैं पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दूं, अनएडिंग क्या बोलो फर्स्ट प्लस एंड क्या बोलो सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, बोलो एक्स ए प्लस क्या होगा, बोलो एक्स बी, और यहाँ आपका क्या होगा, दैट इज एन ए डिवाइडेड बाई क्या बोलो एन ए प्लस क्या होगा, बोलो एन बी। इज इट क्लियर? प्लस क्या होगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस क्या बोलो एन बी। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। समझ में आ रहा है? अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डिनोमिनेटर सीधा सीधा जुड़ जाएगा। बोलो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पर एन ए, बोलो यहाँ पर प्लस क्या होगा एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब ये तो लगभग सारे बच्चे जानते होंगे कि भाई किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको अपने दिमाग में बैठाना है, वो अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा। अगर मैं एक्स ए को क्या ले लूं, 0 ले लूं, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एक्स ए को क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि किसी भी मिक्सचर में या बाइनरी सोल्यूशन की हम बात कर ले तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 नहीं हो सकता। 0 होने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो पर्टिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं। तो अगर मैं यहां पर कह दूं कि x से 1 हो जाए तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप अच्छे से समझ लो, अगर मैं कहूं कि x भी 1 हो जाए तो x से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मैथमेटिकली। लेकिन क्या ऐसा संभव है क्या किसी बाइनरी सोल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाए? और अगर किसी बाइनरी सोल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 भी नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक्स से बोलो एंड एक्स बी बोलो कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 1। यहां पर कभी भी बाइनरी सोल्यूशन में एक्स ए और एक्स बी ना तो 0 होगा ना क्या होगा, बोलो 1 होगा, लेकिन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आई थिंक इस बात को आप बहुत ध्यान में रखोगे ताकि जब हम यहाँ पर आपको आगे डेरिवेशन वगैरह सिखा सके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैं बात कर सकूं, तो ये प्रिंसिपल आपके काम आ जाए।
यहाँ पर ये केवल याद नहीं करना है, आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ना तो 0 होगा मेरे बच्चों और ना ही 1 होगा, लेकिन दोनों का सम हमेशा क्या होगा बेटे, बोलो, यहाँ पर 1 के बराबर होगा। तो आई थिंक इस बात को आप समझ पा रहे होगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम 5वां कंसंट्रेशन का टर्म अपना सीखते हैं, और हमारा जो 5th कंसंट्रेशन का टर्म है, बोलो 5th कंसंट्रेशन का टर्म है वो है क्या, बोलो, मोल परसेंट। क्या है, मोल परसेंट। यहाँ पर मोल परसेंट क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपने परसेंटेज समझा है कि भाई फ्रैक्शन में अगर 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। तो हमने मोल, बोलो, फ्रैक्शन निकाल लिया है। तो अगर मोल परसेंट निकालना है किसी भी कंपोनेंट का, चाहे सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो उसमें क्या कर रहे हैं, 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। बहुत सिंपल है। बोलो, आप जानते हो लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। यहाँ पर क्या होगा, फॉर सॉल्यूट भी देखेंगे। बोलो फॉर, यहाँ पर फॉर क्या, बोलो, सॉल्यूट। यहाँ पर फॉर सॉल्यूट क्या होगा, फॉर सॉल्यूट अगर हम आपसे कहें तो मोल परसेंट का सिंबल क्या था, दैट इज x100, और सॉल्यूट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, XA इंटू क्या, बोलो, 100। आप समझ पा रहे होगे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हमें मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो फॉर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फॉर सॉल्वेंट यहाँ पर आप ध्यान देना, x100 भी यहाँ पर, और आप क्या करोगे, यहाँ पर XB इंटू क्या, बोलो, 100 कर दोगे। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देख लोगे। इन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, x100A, बोलो, प्लस क्या होगा, x100B, बोलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, 1 नहीं, क्या होगा, 100 होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, बहुत ही आसान है। क्यों होगा ये तो आप समझ पा रहे होगे। 100 आप कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में, XA प्लस XB, एंड यू नो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पर ये कैसे हो गया, x100A प्लस x100B इज इक्वल टू 100। ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर इज इट क्लियर। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है ना समझ पाओ तो मैं बता दूं ये 100 कैसे आया। यहाँ पर क्या किया, बोलो, XA इंटू 100, XA इंटू 100 प्लस क्या होगा, XB इंटू 100। अब मैं क्या कर लेता हूँ, 100 को कॉमन ले लूं और 100 को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, XA प्लस XB। और आप जानते हो कि XA प्लस XB क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख लो, सिंस XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अभी जस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर भी उसी तरीके से बात करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना कि अगर मैं x100A को क्या ले लूं, 0, तो x100B क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको मैं 100 ले लूं तो x100B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आप कह सकते हो कि किसी बाइनरी सोल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल परसेंट 0 है? देखिए, 0 तो हो ही नहीं सकता। 0 होने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट उसमें है ही नहीं। तो आप ध्यान रखना कि जब भी हम मोल परसेंट निकालेंगे तो अगर किसी कंपोनेंट का मोल परसेंट 0 नहीं हो सकता तो किसी का 100 भी नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन में क्या कहा था, ना तो 0 हो सकता ना 1 हो सकता। वैसे यहां पर भी क्या होगा, इसको आप बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से याद रखना कि कभी भी किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में x100, ये x100 बोलो A R x100 क्या बोलो B, यानी मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 100। लेकिन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 0 और 100। यहाँ पर 0 और 100 होगा, दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 100 होगा। आई थिंक आप सभी लोगों ने इस मोल परसेंट को भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम अगले कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला कंसंट्रेशन का टर्म होगा यहाँ पर 7th। यहाँ पर कौन सा अगला कंसंट्रेशन का टर्म है, 7th। ये 7th बोलो कौन सा टर्म होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर 7वां जो कंसंट्रेशन का टर्म है वो है यहाँ पर मास फ्रैक्शन। कौन सा टर्म है, मास फ्रैक्शन। यहाँ पर हम लोग देख लें, मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन।
मास फ्रैक्शन। ये मास फ्रैक्शन क्या है? अब मास फ्रैक्शन का सिंबल क्या बताया था? बोलो अल्फा। तो यहां पर सल्यूट के लिए हम लोग क्या कहेंगे? बोलो फॉर सल्यूट। फॉर सल्यूट, सल्यूट के लिए यहां पर अल्फा ए। अब जैसे मोल फ्रैक्शन था तो उस किसी भी कंपोनेंट के मोल को टोटल नंबर से मोल से डिवाइड करते थे। तो मास फ्रैक्शन में क्या होगा? बोलो जिसका भी मास फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मास को टोटल मास से डिवाइड कर दोगे। बहुत आसान है। डब्ल्यू ए बोलो डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस क्या होगा? बोलो डब्ल्यू बी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पर ये मास फ्रैक्शन एब्सोल्यूट हो गया। इसी तरीके से मास फ्रैक्शन, यहाँ पर मास फ्रैक्शन, यहाँ पर मास फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, फॉर क्या बोलो सॉल्वेंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा? यहाँ पर मास फ्रैक्शन ऑफ फॉर सॉल्वेंट अल्फा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस क्या बोलो डब्ल्यू बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो सेकेंड हो जाएगा। इन दोनों को आपस में हम जोड़ दें तो अल्फा ए प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप आसानी से कर सकते हो इसको। यहाँ पर ये हो गया बोलो थर्ड। अब यहाँ पर भी वही बात कि भाई अगर इसको 0 ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 1 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और आप जानते हो कि किसी भी बोलो सोल्यूशन हो या मिक्सचर हो, किसी भी कंपोनेंट का बोलो कोई भी फ्रैक्शन, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो चाहे मास फ्रैक्शन हो, अभी आगे वॉल्यूम फ्रैक्शन भी बताएंगे, 0 नहीं हो सकता। बोलो और अगर 0 नहीं हो सकता तो 1 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नोट में अच्छे से लिख लो, इन बाइनरी सोल्यूशन या इन सोल्यूशन अल्फा ए और क्या बोलो अल्फा बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और क्या बोलो 1। बोलो कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 1, लेकिन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 8वें कंसंट्रेशन के टर्म की। और हमारा 8वां कंसंट्रेशन का टर्म कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। 8वां कंसंट्रेशन का टर्म है बोलो वॉल्यूम फ्रैक्शन। कौन सा टर्म है मेरे बच्चों? वॉल्यूम फ्रैक्शन। यहाँ पर ये वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग समझे। व्हाट इज वॉल्यूम फ्रैक्शन? और जब हम वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वॉल्यूम फ्रैक्शन में भी वही कहानी हो जाएगी। बोलो फॉर सल्यूट, यहाँ पर फॉर सल्यूट, यहाँ पर सल्यूट के लिए क्या होगा ये थोड़ा सा समझे। बोलो फॉर सल्यूट, सल्यूट के लिए क्या होगा? वॉल्यूम फ्रैक्शन आपको बताया था। यहाँ पर वॉल्यूम फ्रैक्शन का सिंबल क्या था? बोलो बीटा। तो बीटा ए। यहाँ क्या करोगे? बोलो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्या बोलो सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या बोलो सॉल्वेंट। यहाँ पर ये आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हो गया। बोलो इसी तरीके से वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख लोगे। फॉर सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा? बोलो बीटा बी इज इक्वल टू बोलो बीटा बोलो वी बी डिवाइडेड बाई बी ए प्लस बी बी। आई थिंक ये चीज आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। बोलो ये सेकंड हो गया। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? बीटा ए प्लस बीटा बी। बोलो बीटा बी इज इक्वल टू 1। यहाँ बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे भी नोट आप लोग लिख ले। दैट इज यहाँ हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर मैं बीटा ए को 0 ले लूं तो बीटा बी क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर इसको 1 ले लूं तो ये 0 हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं कि किसी भी मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट का बोलो यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन, चाहे वो मास फ्रैक्शन हो चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो चाहे वो वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, 0 नहीं होगा। और अगर 0 नहीं होगा तो 1 भी नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? वी ए और बोलो वी बी। यहाँ पर क्या होगा? ना तो ये 0 के बराबर होगा, बोलो ना तो ये 1 के बराबर होगा। नादर इक्वल टू 0 और क्या बोलो 1, बट देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू क्या बोलो यहाँ पर 1। ये इक्वेशन थर्ड होगा। अब यहाँ एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अगर आपको मास फ्रैक्शन को या वॉल्यूम बोलो फ्रैक्शन को
परसेंटेज स्ट्रेंथ से बोलो रिलेट करना हो तो आप कैसे रिलेट करोगे? देखिए परसेंटेज स्ट्रेंथ में हमने आपको क्या कहा था, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन। तो अगर मुझे सॉल्यूशन का परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है तो यहाँ पे सॉल्यूट का परसेंटेज निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम सॉल्यूशन का परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना चाहें, बोलो यहाँ पे, तो अगर हम इसमें मास फ्रैक्शन से देखें, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि अगर मैं पहले इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो पहले इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा ए इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्या होगा, डब्ल्यू ए प्लस क्या बोलो डब्ल्यू बी। इज इट क्लियर? इनटू क्या होगा 100 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये ओवरऑल चीज क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और इसी को तुमने क्या कहा था, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट बाई वेट। तो मेरे बच्चों कि अगर मुझे परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना हो, वेट बाई वेट निकालना हो, तो आप किसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, बोलो सॉल्यूट के मास फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। ध्यान रखना परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट बाई वेट क्या हो जाएगा, बोलो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। ध्यान रखना ये मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आपको पहले इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर देना हो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बोलो बीटा ए इंटू क्या बोलो 100 इज इक्वल टू दैट इज बी ए बाई क्या होगा, बोलो बी ए प्लस क्या बोलो बी बी यहाँ पर इंटू 100। अब आप जरा राइट हैंड साइड को चेक करो, व्हाट इज दिस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज दिस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ बोलो सॉल्वेंट, यानी ये पूरा का पूरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहां आप क्या कह सकते हो कि दिस इज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे कि सॉल्यूट का जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करोगे। बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो ये फॉर्मूला अंडरलाइन करके लिख लीजिए, यानी क्या होगा यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ आप क्या बोलो सॉल्यूशन, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना परसेंटेज सॉल्यूशन बोलो बी बाई बी, परसेंट सॉल्यूशन बी बाई बी क्या होगा, बोलो यहां पर बीटा ए यानी वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। ध्यान रखना यहां पर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बी बाई बी क्या होगा, बोलो यहां पर वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। ये वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो ये बेटा था हमारा 8वां बोलो कंसंट्रेशन का टर्म। अब यहां पर हम लोग यहां पर सारे सवाल थोड़ा सा सीख लेते हैं अभी तक जो भी हमने कंसंट्रेशन टर्म कराया, और फिर हम नए कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं जो अभी तक हमने कंसंट्रेशन के टर्म डिस्कस किए हैं उन पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस हम इसलिए करा रहे हैं कि आप फार्मूलों को बहुत अच्छे से समझ जाओ। क्लियर हो रहे हो कि नहीं? और इस पर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चंस हैं, बोलो वो सारा का सारा जब ये टॉपिक खत्म होगा ना तब हम उनको एक साथ कराएंगे। मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था। तो अभी यहाँ पर चीजों को सिखाने के लिए ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, लेकिन जो बुक्स वगैरह के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के हैं PYQs हैं उनको हम लास्ट में करेंगे। तो आइए फटाफट यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द aqueous solution of glucose the mole fraction of glucose is 1/4, then calculate the mole fraction of water। देखिए यहाँ पे बहुत आसान सवाल है, अभी आप लोग कर लोगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। कब कर पाओगे? जब आपको XA + XB = 1 का फार्मूला और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप में से बहुत सारे लोग क्या ढूंढने लगेंगे कि सर यहाँ मास ही नहीं दिया है, बोलो यहाँ पर मोलर मास नहीं दिया है, हम कैसे मोल फ्रैक्शन निकालें। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है कि ग्लूकोज और वाटर का सलूशन है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं,
कि आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर एक्वस सोल्यूशन है तो आपको बिना सोचे समझे क्या बोल देना है कि एक्वस सोल्यूशन का मतलब सिंपल सा है कि सोल्यूशन आपका क्या है, बोलो वाटर में बना हुआ है, यानी सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो एक्वस सोल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या लिखेंगे, फटाफट सॉल्यूशन देखें। आप जानते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। तो हम फार्मूला अपने हिसाब से लिख लेते हैं, बोलो x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो ग्लूकोज प्लस क्या होगा, x वाटर, ये आपका वाटर इज इक्वल टू क्या, बोलो 1। बहुत आसान है। अब यहाँ पर ग्लूकोज का कितना दिया है मोल फ्रैक्शन, 1/4, और ये क्या है, x वाटर, और x वाटर अगर आपको निकालना है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। x वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1/4, यानी कितना बोलो, 3/4। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यही इसका आंसर होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इस सवाल की। बहुत आसान है। इन दी gaseous mixture of hydrogen and oxygen, the hydrogen and oxygen was found to be 3 and 16 gram respectively. Then calculate the mole fraction of hydrogen and oxygen. अब यहाँ आप सभी जानते हो कि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, बोलो 2। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, बोलो 32। यहाँ पर बहुत सारे लोग जल्दबाजी में गड़बड़ी कर देते हैं। ये हाइड्रोजन का कितना ले लेते हैं, 1, और ऑक्सीजन का क्या ले लेते हैं, 16। तो कोई जल्दबाजी नहीं करना। बोलो ये H2 और O2 है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हुआ, 2 हुआ, और ऑक्सीजन का कितना हुआ, 32 हुआ। तो हम लोग यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XH2 देख लो। तो XH2 क्या होगा, बोलो यहाँ पर NH2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, NH2, ये NH2 प्लस क्या, बोलो NO2। और मोल निकालना हमने आपको शुरू में ही बताया। बोलो नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि हमेशा क्या होगा, मोल, बोलो वेट बाई मोलर मास होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना मोल मास दिया है, 3 ग्राम, तो ये हो जाएगा 3/2। और यहाँ पर भी क्या होगा, 3/2, और यहाँ क्या होगा 16 बाई कितना, बोलो 32। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देख लो, बोलो 3/4। और अगर हमारा XH2 निकल गया तो XO2 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो XO2 क्या होगा, दिस XO2 इज इक्वल टू, बोलो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1/4। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये आंसर लिख देता हूँ, XH2 इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पर क्या होगा, बोलो 3/4, ये 3/4 हो गया, एंड XO2 क्या हो गया, बोलो 1/4। तो ये नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। इन दी एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल, the ethyl alcohol was found to be 46% W/W. Then calculate the mole fraction of ethyl alcohol and water respectively. अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लो सोल्यूशन का लेता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर 46% W/W, बोलो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथिल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि इन 100 ग्राम, इन क्या बोलो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, बोलो यहाँ पर 46 ग्राम किसका है, 46 ग्राम ऑफ C2H5, बोलो OH इज प्रेजेंट। ये हुआ इसका मतलब, ये तो आपको बता चुका हूं ना। तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए कि 100 ग्राम में कितना होगा, 46 ग्राम ऑफ, बोलो C2H5 OH इज प्रेजेंट। तो अब आपका 100 ग्राम में अगर 46 बोलो ग्राम C2H5 है, तो आप यही कह सकते हो कि 100 ग्राम में बोलो कितना ग्राम, यानी 100 माइनस बोलो 46 ग्राम, यानी कितना बोलो 54 ग्राम। 54 ग्राम क्या होगा, बोलो वाटर इज प्रेजेंट, वाटर इज क्या बोलो प्रेजेंट। तो आप बहुत आसानी से ये बोल सकते हो
कि अब तो हमने सबका बोलो मास निकाल लिया 100 ग्राम में। तो आप सभी को पता है ना कि मोलर मास आप बोलो वाटर कितना है, ये सभी को मालूम है। बोलो कितना होता है, बोलो 18। मोलर मास आप क्या बोलो, एथिल अल्कोहल क्या है, बोलो एथिल अल्कोहल क्या है, बोलो सभी को पता है कितना, बोलो 46। नहीं पता है तो आप निकालोगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का बोलो 16 एटॉमिक वेट होता है। तो आप निकाल लोगे कि वाटर का मोलर मास कितना है, 18 है, एथिल अल्कोहल का कितना है, बोलो 46। तो अब आप सीधा कहोगे ना कि इन 100 ग्राम आप सोल्यूशन आप क्या कहोगे, बोलो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बोलो किसका, एथिल अल्कोहल का, तो XC2H5OH अभी हमने निकालना बताया है, क्या करोगे, बोलो 46/46। समझ पा रहे होगे, बोलो हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे, 46/46 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 54 क्या बोलो 18, यानी क्या हो जाएगा 1/1 + 3, यानी कितना बोलो यहाँ पर 1/4। तो अगर आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 100 ग्राम में ही, यानी X वाटर, बोलो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से लंबा फॉर्मूला नहीं लिखना, सीधा 1 में से घटा देना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, बोलो कितना हो जाएगा 3/4। तो आप ध्यान रखना कि कैसे सवालों को किया जाता है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा, बोलो बट शायद वहां पर ग्लूकोज वगैरह दिया हुआ है। इज इट क्लियर है ना। अब हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं कि व्हाट विल बी दी मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 40% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। अब देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे, आपको मैंने बताया था कि आपका जो परसेंटेज स्ट्रेंथ बोलो W/W होता है, और मास फ्रैक्शन में जो रिलेशन होता है वो क्या होता था, दैट इज अल्फा A × 100, और अल्फा A को क्या बताया था, बोलो सल्यूट। यहाँ ध्यान रखना, बस इतना ही समझना, यहाँ बोलो वाटर का क्या पूछ रहा है, बोलो मास फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो कुछ लोग जल्दबाजी में रहेंगे ना, तो यहाँ पर ये 40 करेंगे और ये अल्फा का ये निकलेगा × 100 आएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा अल्फा A, और अल्फा A इज इक्वल टू दैट इज 40 क्या हो जाएगा, बोलो 100, और 40/100 अगर आप करोगे तो सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 40 क्या बोलो 100, और 40/100 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, बहुत आसान है, बोलो 2/5। यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो 2/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ एक आंसर आपको 2/5 मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका बोलो मास फ्रैक्शन किसका पूछा गया है, वाटर का, बोलो, लेकिन यहाँ पर आपने मास फ्रैक्शन किसका निकला इस फार्मूले से, सॉल्यूट का, यानी केन शुगर का। तो मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, बोलो यहाँ पर मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, बोलो मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या कर दोगे, फार्मूला बताया था ना, बोलो 1 में से घटा दोगे, दैट इज 2/5, और यहाँ पर क्या होगा, बोलो 3/5। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप केवल फार्मूलों को नहीं याद करोगे, यहाँ पर फार्मूलों को समझ करके करोगे। देखिए सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन यहाँ आप छोटी छोटी मिस्टेक करोगे ना तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे, फटाफट नोट करिए। चलिए आइए बच्चों, हम अगले कंसंट्रेशन टर्म यानी 9th नंबर का कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे, और ये हमारा क्या है, मोलैलिटी है। ध्यान रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। अच्छा, इसका सिंबल हमने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल m। अब आप कहोगे कि सर आपने शुरू में भी तो स्मॉल m लिखवाया था, देखिए वहां पर आपने मोलर मास कहा था और आप यहाँ स्मॉल m कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझना, हमने वहां मोलर मास कहा था, बोलो, लेकिन मोलर मास सोल्यूशन का तो नहीं होगा ना, वहां पर मोलर मास क्या होगा, या तो सॉल्यूट का होगा या सॉल्वेंट का होगा। तो जब हम वहां मोलर मास मानते थे तो या तो Ma लिखते थे या Mb लिखते थे, यानी या तो सॉल्यूट का मोलर मास होता था या सॉल्वेंट का मोलर मास होता था। तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर अगर यहाँ केवल स्मॉल m लिखा है
और उसके साथ में बोलो कोई सफिक्स लगा नहीं हुआ है, तो आप हमेशा उसको क्या मान के चलोगे, मोलालिटी मान के चलोगे। तो यह है हमारा मोलालिटी। तो मोलालिटी की क्या डेफिनेशन है आप पहले समझ लो, फिर आप लिख लो। हम आपको कहते हैं मेरे बच्चों कि कभी भी अगर मोलालिटी डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बोलो डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ध्यान रखना सोल्यूशन नहीं है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं फटाफट एक लाइन में, लिखो भी फटाफट। इट इज, यहां पर लिख लें, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in पर केजी, इन क्या बोलो, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना सॉल्यूशन नहीं है ये, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पर फार्मूले बहुत सारे लिखने हैं, तो मोलालिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। दिस मोलालिटी इज इक्वल टू, बोलो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या बोलो केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या बोलो केजी। बहुत ध्यान से देखना। अब यहां पर ये फार्मूला आप लोग सीख ले, आगे की चीजें सीखें या ना सीखें, खासकर एडवांस वाले वो तो निकाल ही लेंगे जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिए मैं चाहता हूं कि जेई बोलो मेंस और नीट वाले फटाफट चीजों को कर लें, समझ लें। तो यहाँ पे ना हम और भी फार्मूले बता दे रहे हैं ताकि उन फार्मूले में वैल्यू रखो और सीधा सीधा आंसर आपका आ जाए, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हम आपको बाद में ये भी बताएंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, तो फार्मूले को याद करने में भी आसानी रहे और आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत भी ना हो। इज इट क्लियर है ना? तो आइए फटाफट हम लोग यहाँ देखते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास, बोलो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलालिटी की क्या हुई, बोलो डेफिनेशन हुई। अब यहाँ सिंबॉलिकली अगर हम फार्मूले को लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो सॉल्यूट का बोलो क्या होता था, WA डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो MA। ये मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया। ध्यान रखना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको सिंबल्स बताए थे तो मैंने क्या कहा था, ये सारे सिंबल्स CGS में है। और फिर हमें क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन बोलो KG लिखना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, WB। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये WB किस में है, बोलो हमने आपको बताया था कि हम जो भी सिंबल यहाँ यूज कर रहे हैं वो CGS में है, तो ये ग्राम में है। बट इस फार्मूले में बोलो ये क्या है, बोलो किलोग्राम में। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो इस WB को 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो 1000 को डिवाइड करने के बजाय यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस 1000 को ऊपर लिख दें तो भी वही चीज हो जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो मोलालिटी का फार्मूला क्या हो गया, WA बाई MA इंटू WB इंटू 100। तो इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जरा देखना यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 टर्म दिए हैं। कोई भी 3 टर्म दे करके आपसे चौथा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। बट इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ सारे मासेस किस में है, ग्राम में, और जो आप वैल्यू पुट करोगे वो ग्राम में, और अगर निकालना है तो वो भी ग्राम में आएगा। तो ध्यान रखना कि अगर किसी भी यूनिट में मास दिया है और हमारे इस फार्म के सॉरी यहाँ पे 1000 होगा, यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पर इस फार्मूले को यूज कर रहे हो तो वो सारा का सारा CGS सिस्टम में वैल्यू रखोगे। अब मैं एक फार्मूला और रख रहा हूँ,
यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, फिर ये फार्मूला आया कहाँ से मैं आपको बता दूंगा। देखिए आपको सिर्फ ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये चीज याद है ना, डेफिनेशन याद है, तो ये सारे के सारे फार्मूले आप अपने आप लिख लोगे। कैसे लिखोगे अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाई वेट दिया हो और आपसे मोलालिटी पूछ लिया जाए, तो विद इन सेकेंड कैसे बोलो यहाँ पर चीजों को करोगे। तो यहाँ पर हम आपसे कहते हैं उसका फार्मूला आप याद कर लो, मैं बताऊंगा कैसे आया। दैट इज 1000, ये हो जाएगा 1000 इंटू एक्स। ये स्मॉल एक्स से ध्यान रखना, स्मॉल एक्स का मतलब परसेंटेज स्ट्रेंथ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स, यहाँ पर इंटू एम ए। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देना। ये आया कहाँ से अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती कि सर अगर यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी सोल्यूशन का में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हो तो हम लोग मोलालिटी कैसे निकालेंगे। देखिए किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे दे, चाहे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दे या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे दे, तो आप कहोगे मोलालिटी नहीं निकल सकती है किसी एक से, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 1 सेकंड में मोलालिटी निकाल सकते हो। फार्मूला पहले देख लीजिए, फिर ये फार्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से डिराइव होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका फार्मूला है, यहाँ पर एक्स ए इंटू 1000, एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक्स बी इंटू क्या बोलो एम बी। अच्छा अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर आपने कहा था किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे, बोलो आपने तो यहाँ दोनों का लिया हुआ। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि अगर मान लो किसी सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन दिया है, तो आपको तो पता ही ना कि यहाँ पर ये फार्मूला और आगे कैसे लिखा जा सकता है। एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए कर लोगे। बोलो और अब आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि भाई यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही फार्मूला लिखें, तो एक्स बी यहाँ ऐसे रहने दो, यहाँ ध्यान रखना। बोलो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी इंटू क्या होगा बोलो 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा एक्स बी इंटू क्या बोलो एम बी। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ध्यान रखना जल्दबाजी में यहाँ पर एम बी की जगह लोग एम ए कर देते, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर देते। देखिए आपको आगे बहुत सारे फार्मूले मैं बताऊंगा, मोलरिटी के बताऊंगा ना बोलो वगैरह। तो देखिए यहाँ पे ज्यादातर बोलो आपको डिनोमिनेटर में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही मिलेगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो अगर भाई कोई सोल्यूशन दिया है तो सॉल्वेंट तो आपको पता ही रहेगा ना, और यहाँ पर किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है तो आप लोग फौरन मोलरिटी निकाल सकते हो। भाई सॉल्वेंट का अगर नाम पता है तो सॉल्वेंट का मोलर मास ऑलरेडी आपको पता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि ये फार्मूला तो डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आया। ये कैसे आया और ये कैसे आया, तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं कि ये कैसे आया। यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे हम प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं कि इस फार्मूले का डेरिवेशन यानी प्रूफ ऑफ, यहाँ पर प्रूफ ऑफ m इज इक्वल टू यहाँ पर 1000 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स इंटू क्या बोलो m। कैसे होगा ये हम लोग जानते हैं, हमें मोलरिटी की भी डेफिनेशन पता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाई वेट की भी पता है। तो हम लोग लिख लेते हैं। कंसीडर यहाँ पर कंसीडर कर लें, कंसीडर ये सोल्यूशन इज, कंसीडर ये सोल्यूशन इज x% W बाई W। ध्यान रखना यहाँ पर आपको फार्मूला ना भी याद हो ना तो ये डेरिवेशन सीख लोगे तो भी सवाल आपका हो जाएगा। यहाँ हम आपसे क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन बोलो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट
बोलो समझ में आ रहा है ना। तो अब आप देखो फटाफट 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट है, तो यहाँ फटाफट देखिए शॉर्ट में डब्ल्यू ये कितना हो जाएगा, बोलो x। और यहाँ पर अगर मैं डब्ल्यू बी की बात करूं तो डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा, बोलो 100 माइनस क्या, बोलो x। ये सब ग्राम में ही है तो आप ग्राम में आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर आपने देख लिया 100, बोलो समझ में आया। तो अब आप देख ले कि फार्मूला आपका ये वाला है, तो आपका मोलालिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, बोलो डब्ल्यू ए की जगह क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे। बोलो डब्ल्यू एम, यहाँ पर एम ए यानी मोलर मास एब्सोल्यूट, तो आपको ऐसे लिख देना। बोलो डब्ल्यू बी की जगह क्या लिख दोगे, बोलो 100 माइनस एक्स लिख दोगे। और ये ग्राम में है मेरे बच्चों, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो 1000 हो जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 1000 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, बोलो एम ए। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। इज इट क्लियर है ना। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर में ये फार्मूला कहाँ से आया, बोलो इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। तो आइए फटाफट इसको भी सीख लेते हैं। यहाँ पर प्रूफ ऑफ, यहाँ पर प्रूफ ऑफ m इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक्स बी इंटू क्या, बोलो एम बी। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसको हमें कैसे करना। तो हम इस फार्मूले का प्रूफ कर लेते हैं बच्चों, यानी मोलालिटी इज इक्वल टू ये कहां से आया, आइए देखते हैं। यहां ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव कर रहे हैं। यहां पर इसका मैं RHS ले लेता हूं, इसका क्या ले लूं, RHS। यहां पर ये RHS लिखा हुआ है, यहां पर एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एक्स बी इंटू क्या, बोलो एम बी। थोड़ा सा आप आगे बढ़िए तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो ये बताया था एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, और ये क्या होगा, बोलो 1000 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन बी बाई एन ए प्लस एन बी इंटू क्या हो जाएगा, बोलो एम बी। अब देखिए ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान, एन ए बाई क्या, बोलो एन बी, यहां पर इंटू क्या हो जाएगा, एम बी इंटू क्या, बोलो 1000। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखना इसको भाई। अगर अब देखिए एक फार्मूला और भी आ गया कि अगर मान लो दोनों का मोल दिया है और मोलालिटी निकालना है, तो भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, मोल से भी मोलालिटी निकल जाएगी, अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ये भी ध्यान, एन ए इंटू 1000 एन बी इंटू क्या, बोलो एम बी। यहाँ पर हमें देखना है एन ए की जगह क्या लिख सकते हो, दैट इज डब्ल्यू ए बाई एम ए, बोलो, और यहां पर क्या होगा 1000, और यहां क्या होगा देखिएगा ध्यान से, बोलो डब्ल्यू बी बाई क्या, बोलो एम बी इंटू क्या, बोलो एम बी। इज इट क्लियर। अब ये एम बी से एम बी कट गया, तो फाइनली आपके पास क्या आया, बोलो डब्ल्यू ए बाई एम ए, और यहां क्या आ जाएगा, बोलो डब्ल्यू बी, और ये क्या हो जाएगा, बोलो 1000। तो अब आप जरा देखिए कि यही तो है ना मोलालिटी। यहां देखो डब्ल्यू ए इंटू 1000 एम ए इंटू डब्ल्यू बी, और ये क्या हो जाएगा, बोलो यही मोलालिटी के बराबर। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने इस फार्मूले को सीख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग और सीख लेते हैं, ताकि हम जब सवाल करें तो वहां पर हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा मेरे बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, ये जो छोटी छोटी बातें मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही चीजें कहाँ आएंगी, मोलारिटी में भी आएंगी और ऐसे ही नॉर्मेलिटी में भी आएंगी। तो आपको बार बार इसको नहीं बताऊंगा, ध्यान में रखना। ये छोटा सा नोट लिखेंगे, अगर कहीं पर किसी सोल्यूशन के लिए सिंपली स्मॉल एम लिखा है, तो इस स्मॉल एम को क्या पढ़ोगे, 1 मोलल सोल्यूशन। क्या पढ़ोगे आप, 1 मोलल सोल्यूशन।
ये 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसकी मोलैलिटी कितनी हुई, इसकी मोलैलिटी कितनी हुई, ये ध्यान रखना। बोलो 1। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है स्मॉल m तो इसको क्या पढ़ोगे, 1 मोलल सोल्यूशन एंड मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। अगर कहीं पे लिखा हुआ है m/2 तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसी की वजह से सवाल नहीं कर पाते। यहां पर क्या पढ़ोगे, इसको सेमी, इसको क्या पढ़ोगे, सेमी मोलल सोल्यूशन, और इसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी खुद समझ सकते हो, कितना बोलो 0.5। ये सब टर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर कहीं पे लिखा हुआ है m/5 तो m/5 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। m/5 को हम लोग क्या कहेंगे, इसको पढ़ेंगे पेंटी मोलल सोल्यूशन, और मोलैलिटी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर 0.2। मोलैलिटी कितना हो जाएगा बोलो 0.2। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5m तो 5m को क्या पढ़ोगे, बोलो पेंटा, पेंटा मोलल सोल्यूशन। ये कुछ कॉमन से टर्म है जो मैं बता रहा हूं, और मोलैलिटी कितनी हो जाएगी बोलो 5। अगर कहीं पे लिखा हुआ है स्मॉल m/10 तो इसको क्या पढ़ोगे आप, बोलो यहां पर डेसी, इसको क्या पढ़ोगे, डेसी मोलल सोल्यूशन, और मोलैलिटी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 0.1। यहां पर अगर कहीं लिखा हुआ है 10m तो इसको क्या पढ़ोगे, बोलो डेका। इस पढ़ा होगा आपने, बोलो 11th क्लास में, हम दोबारा रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मोलैलिटी कितना होगा बोलो 10 हो जाएगा। यहां पर अगर हम आपसे कह रहे हैं m/100 तो m/100 का मतलब क्या हुआ, बोलो सेंटी, यहां पर सेंटी मोलल सोल्यूशन, और मोलैलिटी कितना हुआ, ध्यान रखना मोलैलिटी कितना होगा 0.01। इज इट क्लियर और नॉट। और अगर यहां पर मैं लिखा हो कहीं m/1000 तो m/1000 का मतलब क्या पढ़ोगे आप, बोलो इसका मतलब हुआ मिली मोलल सोल्यूशन, और मिली मोलल सोल्यूशन की मोलैलिटी कितना होगा, बोलो 0.01। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कोई भी छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है कैसे किस तरीके का बोलो बातें बनेगा। तो हम लोग मोलैलिटी सीख लिए हैं, और अब हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर। चलिए बच्चों, अब हम लोग मोलैलिटी पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमने जो फार्मूले पढ़े हैं वो जरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बहुत ही आसान है ये। पहला क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in 1250 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो अब आप देखिए यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको फार्मूला अगर आता है, दिस मोलैलिटी इज इक्वल टू, बोलो WA, यहाँ पर W, यहाँ पर MA, और यहाँ WB, और इंटू 1000। तो ये फार्मूला हमने बताया कैसे आया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सारा का सारा CGS में है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या कह देंगे, बोलो WA की जगह 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, और यहाँ MA कितना हो जाएगा, बोलो 40 हो जाएगा, और WB कितना है, बोलो 1250 ग्राम ऑफ वाटर। ये सोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 1250। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, बोलो बहुत ही आसान है। कैसे का आप करेंगे, आप 0.008 स्मॉल m, ये मोलैलिटी का सिंबल है तो आपको लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही सवाल यहाँ पर भी है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। क्या करना है, 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप contain 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, देन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ शुगर सिरप। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा, शुगर सिरप तो आप जान ही रहे हो, जलेबी वगैरह बनता है, वो जो गाढ़ा सा सोल्यूशन का सिरप होता है, शुगर का सिरप होता है, मीठा मीठा, उसी को शुगर सिरप कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर
जो वेट दिया है वो किसका किसका दिया है। देखिए शुगर सिरप है तो शुगर का वेट दिया है, तो यहाँ ध्यान रखना कि डब्ल्यू ये कितना हो गया, डब्ल्यू ये कितना हो जाएगा 34.2 ग्राम। अब यहाँ पे कुछ लोग जल्दबाजी में क्या लिख देंगे, बोलो यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख देंगे, नहीं, ये पूरा का पूरा शुगर सिरप है, यानी कि पूरा का पूरा सोल्यूशन का वेट है मेरे बच्चों। तो आपको क्या निकालना है, बोलो सॉल्वेंट का वेट निकालना है। और सॉल्वेंट के लिए क्या करोगे, यहाँ पर पूरे के सोल्यूशन में से सोल्यूट को घटाओगे, तो 214.2 में से 34.2 क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 180 ग्राम आ जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, यही वाला फार्मूला आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये शुगर होता है C12H22O11। तो शुगर में अगर आप कार्बन का 12 लिखोगे, हाइड्रोजन का 1, तो इसका आप लोग क्या निकालोगे, मोलर मास। तो ये याद रखना मोलर मास ऑफ शुगर कितना होगा, बोलो 342 होता है, ये आप निकाल सकते हो। तो आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पर फटाफट, मोलरिटी सीधा सीधा क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, बोलो सल्यूट का वेट हो गया 34.2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। बोलो मोलर मास कितना हो गया, बोलो 342 और 342 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। अब अगर 180 करोगे तो ये आप देखिए कितने के बराबर हो जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.55 बोलो m। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना, 0.55 m, 555 m कर लेना, बहुत आसान। यहाँ पर अगले सवाल की बात करते हैं कि व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 लीटर दिया हो। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में चाहे 1 लीटर दिया हो, चाहे 2 लीटर दिया हो, चाहे 10 लीटर दिया हो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देता है कि 1 लीटर का हमने याद कर लिया तो 10 लीटर का कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम लास्ट में इसके लिए पॉइंट आपको बताएंगे। 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, अब देखिए यहाँ व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा कि 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर कह रहा है। अब प्योर वाटर अगर मैं ले रहा हूं तो क्या सोल्यूशन है क्या, तो आप क्या कहोगे कि दिस इज नॉट ये सोल्यूशन। अगर ये प्योर वाटर है तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये समझ में आ रहा है। बट भाई अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपको तो बताना ही पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई अगर ये प्योर वाटर की मोलरिटी पूछ रहा है तो मेरे बच्चों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्योर वाटर की मोलरिटी के लिए क्या बोलना पड़ेगा, भाई यही वाटर ही सॉल्यूट है और वाटर ही सॉल्वेंट। तो चलो अगर मैं 1 लीटर ले लेता हूं तो 1 लीटर का जो ml में होगा वो क्या होगा 1000 ml। 1 लीटर का जो मास होगा वो कितना होगा, बोलो 1000 ग्राम। बोलो क्यों, क्योंकि प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, बोलो प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो अब आपने अगर 1 लीटर सोल्यूशन लिया और 1 लीटर सोल्यूशन में 1000 ग्राम आप क्या है, बोलो वाटर हो गया, तो आप क्या कहोगे कि भाई यही आपका क्या है, सॉल्यूट है और यही आपका सॉल्वेंट है। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में बोलो वाटर के कितने मोल होंगे, अगर ये आप निकाल दो तो वही मोलरिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर वाटर को क्या ले रहे हो, सॉल्यूट ले रहे हो और वही सॉल्वेंट ले रहे हो। तो अगर आपने सॉल्वेंट यानी वाटर का 1000 ग्राम लिया और वाटर ही अगर सॉल्यूट है तो आप क्या कहोगे कि भी 1000 ग्राम में वाटर का मोल कितना होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1000 ग्राम में वाटर का मोल निकाल दो। तो मोल कैसे निकलता है, बोलो यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई 18 यानी कितना हो जाएगा, बोलो 55 पॉइंट क्या बोलो 5, ये आप कर लोगे। बोलो अच्छा मान लो कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाए तो वो समझ लें कि भाई यही सॉल्यूट है और यही सॉल्वेंट है। तो डब्ल्यू ये कितना हो गया, बोलो 1000 ग्राम, बोलो और डब्ल्यू भी कितना हो गया, बोलो 1000 ग्राम। तो आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पर डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी हो गया और एम ए तो सबको पता है, बोलो वाटर का मोलर मास कितना होता है कर लोगे। तो इस फार्मूले की भी वैल्यू कर दो, दैट इज 1000 इंटू क्या हो जाएगा, बोलो 1000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू क्या होगा, बोलो 1000
यानी कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 55 पॉइंट क्या बोलो 5। फटाफट आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 40% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब देखिए इस फार्मूले सवाल को हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। मोलैलिटी का क्या फार्मूला बताता है, याद करो, बोलो 1000 इंटू x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x इंटू क्या बोलो Ma। अगर ये फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, फटाफट पुट कर दीजिए वैल्यू। यहाँ पर 1000 इंटू क्या हो जाएगा बोलो 40, और यहाँ 100 में से 40 गया, कितना आया बोलो 60, और ये मोलर मास ऑफ NaOH सभी को पता है 40, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 25/3 और ये स्मॉल m आ जाएगा। बट मान लो आपको ये फार्मूला भूल गया है, तो मोलैलिटी की तो डेफिनेशन आ रही है ना भाई, बोलो परसेंटेज W/W तो आप जान रहे हो ना, तो बस फटाफट आप लोग कर लीजिए कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि 40% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी यहाँ पर 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है इन 100 ग्राम ऑफ बोलो सोल्यूशन, तो यहाँ आपका NaOH यानी सॉल्यूट का मास कितना होगा बोलो 40 ग्राम। यहाँ पे सॉल्वेंट का मास इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बोलो सॉल्वेंट का मास कितना होगा बोलो यहाँ पर 100 माइनस कितना बोलो 40 ग्राम, ये कितना हो जाएगा बोलो 60 ग्राम। अब इस फार्मूले को लगा दो यहाँ, बोलो ये वाला फार्मूला आपको पता है, तो ये वाला फार्मूला आप फटाफट लगा दोगे, बोलो क्या हो जाएगा बोलो 40 भाई क्या होगा बोलो 60, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या है बोलो NaOH ही है, यानी मोलर मास ये आपका ये आपका 40 और ये कितना हुआ W भी 60 और ये क्या हुआ बोलो 1000। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। तो आप लोग ऐसे ही बहुत आसानी से सारा का सारा काम कर लोगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज in which the mole fraction of glucose is 1/4 given that molar mass of यानी mm of glucose is 180। अब देखिए यहाँ ऑप्शन मैंने दिया है और यहाँ पर हमने क्वेश्चन में दे दिया कि ये 180 मोलर मास। तो अब देखिए जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा समझ करके दिमाग लगा करके चलना है, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग जल्दबाजी में फार्मूला लिख देते हैं, बोलो फार्मूला हमने फार्मूला से पहले कराते हैं, ये है XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई XB, ये याद होना चाहिए बस। अब ये ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। XA की वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पर ये 1/4, ये क्या होगा बोलो 1000, बोलो और XB कितना होगा, यहाँ पर आपका निकल जाएगा 1/4 है तो ये 3/4 हो जाएगा। और जल्दबाजी में लोग क्या रखते हैं, यहाँ पर ये 180 रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये ग्लूकोज है, ये सॉल्वेंट नहीं है। तो यहाँ पे जल्दबाजी में कि क्वेश्चन के अंदर दिया है तो हम इसको यूज तो करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.85 m आ जाएगा और वो दूसरा लगा के चले जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, जब भी हम आपसे कहें फार्मूला यूज करना है तो फार्मूले को बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या होगा, ये 1/4 होगा, ये क्या होगा बोलो 1000 होगा, यहाँ पर क्या होगा बोलो ये 3/4 होगा, निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट है बोलो वाटर, तो ये ध्यान रखना बेटा एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 18.5। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मुझे ये फार्मूला नहीं याद है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल कर लोगे, भाई थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। यहाँ बहुत आसान है, आपको अगर फार्मूला आ रहा है बोलो बेसिक चीजें आ रही है तो आपको सवाल करने में जरूरत बोलो दिक्कत नहीं आएगी। हम इस सवाल को पहले नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को बिना इस फार्मूले के करते हैं अगर मुझे पता है तो। देखिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 1/4, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर 1/1 + 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन लूं और उसमें 1 मोल सॉल्यूट है
तो 3 मोल क्या होगा बोलो, सॉल्वेंट होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज तो हमें मिल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज हो गया 1, और 3 मोल आपका क्या हो गया बोलो, सॉल्वेंट यानी वाटर। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो गया बोलो 3। अब यहां हमें मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी की क्या डेफिनेशन है, बोलो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्वेंट का कितना मोल है, 3 मोल है। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, यानी मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू क्या बोलो 18, यानी कितना बोलो 54 ग्राम। तो अब आपको कुछ करना ही नहीं, मोलैलिटी का बेसिक सा डेफिनेशन आपको आता है, ये फार्मूला हमने शुरू में ही बताया था, बोलो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बोलो सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या बोलो केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करोगे तो क्या होगा, बहुत आसान, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पर 1 मोल, और सॉल्वेंट का कितना मास आया है 54 ग्राम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बोलो 54 ग्राम बोलो, लेकिन इसको केजी में रखना है, तो केजी में रखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये 1000 हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर इसको किलोग्राम में बदलना है, तो ये 1000/54 आ जाएगा, और 1000/54 का मतलब कितना हुआ बोलो 18 पॉइंट क्या बोलो 5 m। तो हम आपसे कहते हैं कि आप केवल कॉन्सेप्ट को समझो, फार्मूला तो अपने आप निकल आएगा, लेकिन जेई मेंस और नीट वाले चाहते हैं कि हमारे लिए फार्मूला दे दिया जाए, तो मैं उनके लिए फार्मूला भी बता दे रहा हूं कि कैसे सवालों को क्विक करना होगा। तो आप लोग फटाफट इसको नोट करिएगा, फिर हम अगले लेक्चर में बच्चों सीखेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और इन सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म का आपस में इंटर रिलेशन। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।